हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज नहीं आ रही होगी इनको, अब आ रही होगी। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते 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 एवरीवन, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सही, कई सारे अंटर फंटर इकट्ठा हो चुके हैं आज की क्लास में। बहुत टाइम के बाद हमारी क्लास होती है। यस यस यस, जल्दी से एक बार सारे बच्चे मेरे को ये बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है और क्या मैं सही से दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार थम्स अप हो जाए। नमस्ते नमस्ते बेटा, लव यू लव यू लव यू भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। भगवान करे भाई हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है वो सभी आप सभी लोगों में बट जाए, तब भी आप लोगों का वैसे तो कल्याण हो ही जाएगा। और भगवान करे कि आप कभी भी हार ना माने, बस पढ़ते चले जाएं, जो भी आगे लाइफ में आए उसको झेलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सही, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम लोगों ने अपनी कहानी अधूरी छोड़ी थी, वहां से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हमारे पास चैप्टर है कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। ये बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। भाई देखो, हर एक लेक्चर के पीछे, सही बता रहा हूं, सभी टीचर्स का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कब किसको कैसे चीजें बतानी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां से चैप्टर की मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर है यहां से रियलिटी में शुरुआत हो रही है। अब कहोगे कि सर 3 लेक्चर क्या बकैती हो रही थी? नहीं बेटा, वो भी आपके सिलेबस में ही है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता है। सर हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस तो करे हैं, यस करे हैं, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जाते। हो भी सकता है आप, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो जेई में उस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपके बोर्ड्स के लिए ये डेफिनेटली वो करने बहुत जरूरी थे। मैंने क्या बोला था कि हमारे लिए इजी हो, टफ हो, मीडियम हो, हमें सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को टच करते हुए चलना है। ठीक है, हाँ, कई सारे बच्चों को तो बड़ा शॉर्ट नोट्स बेटा, आप लोगों को मैं जो चीज बोलूंगा वो चीज मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। ठीक है, आइए बेटा, लव यू लव यू लव यू। तो आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही आपके क्वेश्चंस करने में भी मदद करते हैं। वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ जो फोर्स के बारे में बता रहा है, तो फोर्स एक वेक्टर है तो उसका एक वेक्टर फॉर्म है। और उसके ऊपर अब रिसेंट जेईई मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जब आप मॉड्यूल से और इधर से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैंने क्या करा है कि इतने साल से पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज मतलब मैंने ये चीज देखी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी जो कैटेगरीज हैं उनको हम लोग क्लब करके पढ़ लें तो और क्लैरिटी हमारे कंसेप्ट्स में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितना घूमेगा हम लोग उसको पहले से ही कैटेगरी में पढ़ लें, यार ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो क्लैरिटी थॉट प्रोसेस हमारे पास पहले से ही बना रहेगा। तो आप सभी लोगों ने ये चीज पूछी थी शॉर्ट नोट्स के बारे में। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। देखो, लास्ट ईयर मैंने कई बच्चों को शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के फॉर्म में दिया था और मैं आपको दोबारा रिकॉर्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता उस वीडियो को, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी इस बार क्विक रिवीजन दे दूंगा। लेकिन अब आपको मेरे को ध्यान से सुनना है, ठीक है। पिछले कई सारे अर्जुनास हैं, स्टार्टिंग में उनके कुछ चैप्टर्स हुए थे। देखो भाई, हर बार ना मैं पर्सनली बोलूं तो जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो तो सबको हमें सीरियसली लेना ही है। क्विक रिवीजन वाज द एडिशनल एड ऑन जो मैंने क्रिएट करी, ठीक है। मैंने क्या, फिर मतलब सभी टीचर्स ने जहां जहां पर टाइम हो पाया हुआ, और पिछले साल के लक्ष्य बच्चों ने भी ये चीज को बहुत अप्रिशिएट करा कि सर जहां तक आप दे पाए दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां तक हमने यूटिलाइज करा। मैं ऑप्टिक्स के बाद उनको नहीं दे पाया था क्योंकि आखिरी सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, बच्चे पे भी हमारे पे भी, ठीक है। तो ईएम वेव्स तक मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन बने पड़े हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस एंड फील्ड, अगर आप लेक्चर प्लानर के हिसाब से देखें तो अभी तक हम लोग लेक्चर प्लानर के बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसमें 19 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 घंटा 45 मिनट के हिसाब से देखें, 19 लेक्चर 20 लेक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, बहुत लंबा टाइम है। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने टाइम पे रिवाइज करता था। 1 घंटे के अंदर हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप ये 19 लेक्चर मेरे साथ हमेशा लाइव में रहे।
लिटरली बता रहा हूं, अगर आप हमेशा लाइव में रहेंगे 1 घंटे के अंदर मैं सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज कराऊंगा, जो भी कॉपी में लिखे हुए हैं सारे। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट को एक नया नजरिया पता लगे, लेकिन वो नए नजरिए के लिए मेरे पीछे ना दौड़े, ठीक है। तो मैं बहुत सीरियस नोट पे आपको बोलूंगा कि इस चीज की जो आपको लत लगेगी वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहां पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है टीचर के ऊपर कि भाई कि सर आप ही करके दे दो। लिटरली बता रहा हूं, ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप लोग नए आए थे और हम लोग नए आए थे, हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि हम लोग कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको भी नहीं पता था। और कंटेंट को किस प्रकार से पढ़ना, क्योंकि कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, क्यूरेट करके कैसे पढ़ना है वो हमें भी नहीं पता था। हमने भी 10 चीजें आपको प्रोवाइड करी, हो सकता है कई बच्चों को कंफ्यूजन हो, लेकिन अब इतने साल के बाद मैं पूरा श्योर शॉट कह सकता हूं कि आप मिनिमम इतना जरूर करके चलिए, ठीक है। क्लियर, प्रॉमिस है। अब बात आती है कि आप शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से, ठीक है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। कई बच्चों को पता है जो पिछले साल अर्जुना में है, ठीक है। हाँ सर, एवरीडे लाइव नॉट पॉसिबल फॉर मी, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिलीव मी उसका इंपैक्ट अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ साथ चल रहे हैं ना, हर दिन साथ साथ चल रहे हैं, तो आप पीछे नहीं छूटेंगे। और जिस दिन आप पीछे छूटेंगे ना, फिर आपको अकेला फील होगा कि यार मैं रह गया हूं और सारे लोग आगे निकल गए। मैं कहता हूं जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना तो आप मैनेज करिए, ठीक है। रिकॉर्डेड में प्रोक्रेस्टिनेशन आपको भी होता है, हमें भी होता है। कोई भी रिकॉर्ड करेगा आधे घंटे बाद सोचता है, और आपको भी वैसे लगेगा आधे घंटे बाद लेक्चर देख लेंगे। प्लीज अगर हो पाए तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आप कोई भी लेक्चर को लाइव देखिए और एंड तक बने रहिए, एंड तक। टफ होता है ये, लेकिन एंड तक बने रहिए, आपका मेजॉरिटी काम क्लास में हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। अब बात है कि शॉर्ट नोट्स हमें बनाने कैसे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं और मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। राइट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, आपको पहले हेडिंग्स अपनी इंपॉर्टेंट रखनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं वो रखने हैं। ड्रॉ डायग्राम इफ नेसेसरी, क्योंकि बाद में जाके हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यस मेरे पास डायग्राम दिमाग में है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने नोट्स को जबरदस्ती बल्कि करूंगा, बनाने में छोटा बनाने में टाइम और लगेगा, प्रिसिशन चाहिए, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत करिए। इफ नेसेसरी है, आपको लगता है कि यार डायग्राम से मैं बहुत सारी चीजें लेबलिंग करके जल्दी सीख लूंगा, तो वो करना। ग्राफ्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि जेई में ग्राफ्स के ऊपर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिख लेने चाहिए। अब आपने कई बार सुना होगा कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स या दूसरे के नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। रीजन बीइंग, जब बच्चा क्लास कर रहा होता है तो आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लग सकते हैं, किसी को सिर्फ 2 लग सकते हैं, किसी को लगता है कि यार ये तो बकवासी है, ये तो मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपने उस बच्चे के ले लिया जिसने कहा कि यार मेरे को तो ये सब पता है, मैं तो नोट्स में बस वही लिखूंगा जो मेन चीजें, आपके उसके नोट्स आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। सबका कैलिबर अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, राइट। तो आपको ये चीज अपने लिए करनी पड़ेगी। नो नीड टू डेकोरेट, ये खासकर कुछ अच्छे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, ठीक है। हाँ, कि भाई फूल पत्ती बना के नोट्स नहीं बनाने हैं, उसमें रंग नहीं भरना है। अब आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं। डोंट इलैबोरेट थिंग्स, ठीक है। इलैबोरेट थिंग्स कहने का मतलब, कुछ बच्चे जो नोट्स हैं, जैसे होता है ना भाई फर्रे बनाने की आदत है स्कूल में, है ना, तो पूरे नोट्स को बस छोटा 0 साइज का जीरोक्स करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें हैं ना, आप सारी चीजें नहीं लिखनी है भाई, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सर ने पढ़ा है बस उसको छोटा कर देंगे, ठीक है, बाद में फर्रे का भी काम बनाएगा हमारे एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेक मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, अगर आपके शॉर्ट नोट्स उससे भी ज्यादा मोटे हो गए, ठीक है, जितने लेक्चर्स के थे, तो फायदा क्या हुआ, राइट। डोंट राइट क्वेश्चंस, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस लिखने हैं, नहीं भाई, आप क्वेश्चंस क्यों लिखेंगे, आपके नोटबुक में अगर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अब इन केस यू कांट मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये बात भी सच है कि इतना टाइम, स्टार्टिंग में तो आप सभी लोग बहुत रेगुलर हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन जब लेक्चर्स 6 डेज अ वीक होंगे, जब लेक्चर 6 डेज अ वीक होंगे, तब आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और मैं उससे पहले आप लोगों को तैयार भी कर दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है। दूसरे के शॉर्ट नोट्स के साथ कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। जब आप रियलिटी में खुद से जब पढ़ते हैं ना बेटा, और खुद की चीजें लिखते हैं, देखो मैं आपको विद टाइम बताऊंगा कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं, कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं, उसके सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप लिख के सीखते हैं, या तो आप देख के सीखते हैं, या तो आप सुन के सीखते हैं। ये 3 प्रोसेस है हमारे लिए, ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने बोर्ड पे देखी, आपको खटाक से याद हो गई। कई चीजें हुई जो मैंने बोली तो आपके दिमाग में बैठ गई, और कई बार आपको कलम चलानी पड़ेगी, क्लियर। तो आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे। लिटरली बता रहा हूं, एक बार शॉर्ट नोट बनाने में आपको दिक्कत होगी,
लेकिन जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का एक एक घंटे में रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। अपने पेजेस के ऊपर, अब कई बच्चे होते हैं कि सर हमें अलग से करने में बड़ी मौत आती है, तो देखो इसका एक सोल्यूशन है, ये मैंने शिवेंदु सर से सीखा था, ठीक है। शिवेंदु सर ने भी बताया था बच्चों को शॉर्ट नोट्स की, आप कभी भी ध्यान से सुनना बेटा ये चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप कभी भी लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक में ना एक ऊपर एक हमेशा एक लाइन खींच लो या एक ऊपर एक स्पेस छोड़ दो। आप जो भी क्लास की चीजें हैं वो यहां पर लिखो, और क्लास खत्म होने के बाद जो भी जैसे क्वेश्चन था, कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा यार ये क्वेश्चन मेरे को सही में ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट। वैसे तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, तो कॉमन सेंस की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जरूरत है तो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। और जो आपने ऊपर एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो आपने छोड़ा है, इसमें आप अपने फॉर्मूले और ग्राफ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपके ये सारी छोटी छोटी एक पेज में जो भी क्रक्स है, जो भी शॉर्ट में है, सारी चीजें आपके ऊपर आ गई। आप ऊपर वाली सारी चीजें देखें, अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप उस पेज पर जा सकते हैं कि जो भी आपका डाउट था, ठीक है। तो अपने पेज के ऊपर स्पेस रखिए हमेशा वाइल रिवाइजिंग, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? यस यस यस, हाँ, ओके। आइए अब बात आती है सर शॉर्ट नोट्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। जो मैंने पिछले साल लक्ष्य को दिए थे वो ये शॉर्ट नोट्स थे, ऑल्दो थोड़े दो बातों को तो मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक, नो नीड टू डेकोरेट, तो यहां पर ये कंकाल वंकाल बना के उसके अंदर अंजर पंजर मेड इन इंडिया दिखाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बात सच है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जोश था तो हमने भी थोड़ी सी फूल पत्तियां बना दी खोपड़ी में, हाँ, ठीक है। ऑपरेटर ने भी बिल्कुल जोश से बनाया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने ऐसा खोपड़ी ओपड़ी कंकाल वंकाल बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये नो नीड टू डेकोरेट वाली चीजें हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर, हाँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी तक आपको पता लग जाए चार्जेस के बारे में, टू टाइप ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, चार्जेस क्वांटाइज प्लस माइनस ई एन ई, और ई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चार्ज स्केलर, कूलम, डायमेंशन लिख दी, ये लिख दिया। कूलम्स लॉ में हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्या है, के की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब सारे पॉइंट्स। हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 तरीके थे, हमारे पास फ्रिक्शन था, इंडक्शन था, कंडक्शन था। अगर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीन ट्रांसफर, तो चार्ज ये होगा, मास बढ़ जाएगा घट जाएगा। ये सारे मेन पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोगों ने जो 3 लेक्चर पढ़े वो एक स्लाइड में आ चुके हैं हमारे पास, समझे उस चीज का फायदा। आपको मेन पॉइंट्स तो यही चाहिए ना, कि अगर आप फ्रिक्शन से अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एनी जिससे जाएगा, प्लस एनी मास नेगेटिव वाले का बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाले का घट जाएगा, और ये हमारे पास इंसुलेटर के लिए यूज होता है, बस सिंपल सी बात। तो ये पूरे 3 लेक्चर का समरी है। कितना टाइम लगेगा भाई, अभी तो कूलम्स लॉ भी नहीं पढ़ा, 4 लेक्चर का समरी हो जाएगा ये। अभी अगर आप देखें तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपके दिमाग में सेट हो जानी है ये चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा कि आगे जाके हमारे पास सारे फॉर्मूले, सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले जो भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस, क्लियर, हाँ, ओके। तो शॉर्ट नोट्स आपको बस मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल फॉर यू, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बनाना है। अब सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्रिएटिविटी में आ जाते हैं कि अच्छा राजवंश ने खोपड़ी बनाई, हम राक्षस बैठाएंगे यहाँ पर, तो हमारी फोटो लगा के बैठा हुआ है बच्चा। ऐसा नहीं करना है, क्लियर, यस। तो आज आपका एक डाउट मैंने क्लियर करा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्लियर, वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। और अगर आपको और भी कोई ऐसी चीज है जो जेन्युइन है, अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकता हूं। लेकिन भाई देखो, गाइडेंस तो दुनिया में बहुत लोग देते हैं और वो सच भी है और सही भी है। प्रॉब्लम गाइडेंस पाने की नहीं है, गाइडेंस को फॉलो करने की है, ठीक है। वो विल चाहिए होती है कि आपको सही में जो चीज बताई गई है आप उसको फॉलो करिए। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे नोट्स पड़े होंगे, लिटरली बता रहा हूं। आप अभी टेलीग्राम पे जाके हजारों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, ऑल्दो मैं बोल रहा हूं लेकिन ये काम की चीज हम लोगों ने डाउनलोड करके आपके लिए दे दी है ठीक है।
अगर आपने नोटिस किया होगा कई बच्चों के पास एचसी वर्मा बुक, उनको नाम भी नहीं पता, अगर नाम नहीं पता तो एचसी वर्मा बुक पार्ट 2 मैंने आपको दे दी है, ठीक है। एचसी वर्मा पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन अटैचमेंट ऑफ दिस लेक्चर। आपको आज की ही डेट में एचसी वर्मा का एक लिंक मिल गया होगा बुक का, पीडीएफ का, ठीक है। सॉरी भगवान गलत काम करवा रहे, लेकिन बच्चों का फायदा ही है, ठीक है। ऑल दो पायरेसी ये सब सारी चीजें गलत बात है, लेकिन ठीक है यार, एचसी वर्मा सर इस चीज के लिए बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। बच्चों का फायदा ही होगा। जो बुक नहीं खरीद सकते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब इसमें से भी होमवर्क दूंगा। जो बच्चों ने मॉड्यूल ले रखे हैं मॉड्यूल का भी आपको मैं होमवर्क दूंगा। मॉड्यूल में क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, एचसी वर्मा बुक से क्या करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का क्या करना है। कई बच्चों को यह रहता है कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है ना, कई बच्चों को डाउट रहता है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस यस। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत बड़ा बवाल है, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि मैथ्स की अगर आपने एनसीईआरटी देखी हो और मैथ्स का आशीष सर का कंटेंट अगर आप देखा हो तो आपको लगेगा ये क्या है भाई, लिटरली बता रहा हूं। और अगर आप मेरे से पढ़े या किसी भी फिजिक्स के टीचर से पढ़े और आज जब आप एनसीईआरटी लगाने जाएंगे तो आप कहोगे भाई बड़ा गैप है। अब बात यह है कि फिजिक्स की जो थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है दैट इज अ रेलिवेंट पॉइंट, कि आपके एग्जाम और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अराउंड हम लोगों ने थ्योरी बना दी। और थ्योरी को कंप्लीट है, ये नहीं है कि कुछ छूट रहा है, थ्योरी कंप्लीट है, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। एनसीईआरटी में ये नहीं कह रहा कि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट उसके कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल फर्स्ट वाला मॉड्यूल भी, ठीक है, प्लस फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल भी अपलोडेड है। वैसे तो चैप्टर ऑफ मॉड्यूल भी आपका अपलोडेड है वैसे, क्योंकि कई बच्चों के पास जिन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं उनका डिलीवर नहीं हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर का भी पीडीएफ मॉड्यूल का अपलोडेड है, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं खरीदना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एचसी वर्मा के आपके डाउट्स ये वाले रहेंगे। और देखो यार, जिन्होंने मॉड्यूल ले रखा है उसमें तो पीवाईक्यूज है, अगर आपने मॉड्यूल नहीं ले रखा है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, ठीक है, एक चीज बस लेने के लिए, दैट इज पीवाईक्यूज। आपको ये पीवाईक्यूज की बुक, अब पीवाईक्यू क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी भी एनी पब्लिकेशन, आपका इसमें भी घटिया घटिया डाउट बना लेते हैं, एनी पब्लिकेशन की आप बाय कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यार, बाय तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सर हम इसको कहीं से डाउनलोड कर लें, यस आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे से, लेकिन वही बात है जब किताब सामने होती है और पीडीएफ सामने होता है दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये बाय करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसी कॉस्ट में मॉड्यूल आ जाएंगे तो आप मॉड्यूल भी कर सकते हैं, वट एवर योर डिसीजन। मैं होमवर्क आपको दोनों में से दूंगा, कोई कंपलसरी नहीं है। एचसी वर्मा बुक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इससे भी होमवर्क मैं आपको देता रहूंगा, और मॉड्यूल का भी एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से बोलो रे, हाँ या ना? क्लियर है क्या? यस यस यस। कोई सी भी, किसी की भी भाई, देखो फिर वही बात, घटिया वाली बात स्टार्ट हो गई ना कि सर इसकी ले लें उसकी ले लें। अरे भाई यार, किताब है ना, वो क्वेश्चन तो पीवाईक्यू पास्ट ईयर के चेंज छोड़ना कर देंगे, वो सेम है भाई, सेम है। आपको जो सस्ती पड़े, जो बेटर लगे, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ होती है जिनमें 10 साल के क्वेश्चन होते हैं, किसी में 20 साल के, किसी में लास्ट 45 ईयर ऐसे होते हैं। तो आपको जो बेटर लगता है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से जो है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप टेलीग्राम का यूज करना चाहें तो मैं आपको इजाजत दे सकता हूं, ठीक है। टेलीग्राम में बहुत जगह पे, क्योंकि मेरे पास भी, टू बी वेरी ट्रू, मेरे पास भी पीडीएफ में ही है, क्योंकि मेरे को तो भाई स्क्रीनशॉट लेके टाइप कराने होते हैं, लेकिन आपका फायदा पीडीएफ से नहीं चलेगा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। नहीं मार्क कर पाओगे वो क्वेश्चन जो गलत हुए, नहीं मार्क कर पाओगे उनको आंसर चेक करने के लिए बार बार पीछे जाके नहीं हो पाता है, वो फ्लो नहीं बनेगा, एक स्टूडेंट का फ्लो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास तो पर्सनली मैंने खुद से ही हाँ सॉरी बेटा, हम आपको जो चीज सिखा रहे हैं हम थोड़ा सा फॉलो नहीं करते, हम पहले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। हाँ क्लियर। सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, बस सेकंड हैंड में फायदा नुकसान ये होगा कि रीसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एडिशन, जैसी अभी ये आपका ये वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये अभी चल रहे हैं जो, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट, फिर इसके बाद जो नई पब्लिकेशन आएगी इसमें इस साल के भी क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, फिर आप ले लीजिए। क्लियर? यस, ओके ओके। चलिए भाई, आज की क्लास बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है, और अगर आपने आज की क्लास में सीरियसनेस दिखाई, मेरे साथ लग के चीजों को सोचा, ठीक है, तो आखिरी में फिर से हम गाना गा देंगे आपके लिए, ठीक है। क्लियर है क्या? यस यस यस, राइट। क्योंकि आज चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आप सभी लोगों का फुल कंसंट्रेशन मांगता हूं।
अगर आप ये अब 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे पास है, 1.5 घंटे का फुल कंसंट्रेशन दिया, लिटरली बता रहा हूं, इसके बाद आपको 1.5 घंटा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस भाई। देखो बीच बीच में जहां जोक निकलेंगे फिसल जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो मैं सीरियसनेस के साथ आज पढ़ाने के लिए आया हूं। क्लियर, वेरी गुड। आइए, मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड रखूंगा सो दैट, और एक बात मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, देखो 10 लेक्चर्स के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत तेज जाऊंगा, नहीं, हमारे पास सफिशिएंट लेक्चर्स है, मैं आपको पहले बता दूं 10 लेक्चर्स के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स अभी हमारे क्लियर हो जाएंगे, जैसे आपका इंटीग्रेशन है, ये सब मैंने आपको बोला है कि हम कराएंगे, मैथ्स में भी चल रहा है, केमिस्ट्री में भी सर ने बेसिक्स कराए, जहां मेरी भी बात आएगी मैं भी कराऊंगा। ठीक है, सो दैट आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। क्लियर? आइए, अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग जरा सारे बच्चे इसको ऑल्दो लिख चुके हैं, बस इसको रिवाइज करना है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। क्या आप इस बात से सहमत है, हाँ या ना, कि कूलम्स लॉ हमारे पास पॉइंट चार्जेस के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात करता है? हाँ या ना, सारे बच्चे बताते चलना, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बारे में हमारे पास बात करता है, क्योंकि हमें यह बात जरूर पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉइंट चार्जेस की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो पता है कि वो फोर्स लगाते हैं, लेकिन लगाते कितना है वो कौन बताता है? कूलम्स लॉ हमें बताता है। यस यस, तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज मत भूलना, क्योंकि रॉड रिंग इनका इंटीग्रेशन होगा, कई बच्चे डायरेक्टली इस चीज को लगाते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो कोई भी दो चार्जेस हैं, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1 और इसके साथ एक और पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। r क्या है इसको याद रखना है, कई बच्चे भूल जाते हैं। r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या चीज मिलती है कि फोर्स इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से। ठीक है, तो ये हमें सपना नहीं आता है कि ये वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर? इसी पूरे को हम लोग, ध्यान से समझना, इसी पूरे को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए आपने कई जगह पर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखा होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मैं K की बात करूं तो ये है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 9 × 10 की पावर 9। अब सर यूनिट क्या रहेगी? अगर आप देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की पावर -2 हमारे पास रहेगी। क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप कर देना, सारे बच्चे जरा। हाँ, अब कई बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर आ रहे, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, बिल्कुल आराम से, वो सारी चीजें पढ़नी है समय के साथ, बिल्कुल बस इस पे ध्यान दो, क्योंकि ये चीज नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, तो K हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, अजीब सा नाम लगेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोला जाता है, और फ्री स्पेस कहने का मतलब है आपके लिए वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस कहने का, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब कई बच्चों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम सुन लिया, ये सारी चीजें सुन लिया, हम उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी थी। अब बात आती है सर ये परमिटिविटी क्या है? ध्यान से सुनना, ठीक है, क्यों? क्योंकि किताबों में इसके बारे में बहुत अच्छे से विवरण है, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने जो खुद एज अ स्टूडेंट फील करी थी कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो जो चीज एक्स लिखी होती है हम उसको समझने के लिए एक उसके अराउंड एक चीजों को बनाते हैं, और कई बार उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है हमारे दिमाग में, और हमें लगता है कि हमने सही पढ़ लिया है। अब यहां पर आपको समझना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस की बात करूं, फॉर, अब यहां से आपको लिखना है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, प्लेस्ड इन वैक्यूम।
अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूं, ठीक है, 2 चार्जेस को, जैसे मान लीजिए ये Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई भी। जैसे अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, वहां पे एयर नहीं है, वहां पे पानी नहीं है। अब उसकी अलग थ्योरी भी है, ठीक है, लेकिन छोड़िए, वहां पर हमारे लिए अभी क्या है, वैक्यूम। वैसे इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास कोई भी मीडियम अगर नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई भी अगर मीडियम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर Q1 Q2 लाइक चार्जेस हुए, लाइक चार्जेस, ध्यान से सुनना बेटा, मजेदार है, लाइक चार्जेस अगर हैं तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये आप सभी लोगों को बात पता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर मैं मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कुछ ऐसे, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर जाने के लिए धक्का देंगे। तो एक फोर्स F और एक फोर्स F। क्लियर? यहां पर अभी हमारे पास क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में हम लोगों ने ये पाया एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये चीज पाई कि 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर आप ये बार बार क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि यहीं से कहानी इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। यहां पर समझ आ गया, थम्स अप कर दीजिए। वैक्यूम में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में अगर कोई भी मीडियम नहीं है, सर मीडियम कहने का मतलब, अरे पानी, 2 चार्जेस को उठा के आप पानी में डाल सकते हो, केरोसिन ऑयल में डाल सकते हो, इनके बीच में लोहा रख सकते हो, लकड़ी रख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो इनके बीच का ये फोर्स होता है। क्लियर? सर इक्वल फोर्स होगा क्या? न्यूटन्स का थर्ड लॉ भूल गए? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कॉमा दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर ये वाला चार्ज इसको 2 न्यूटन से धक्का देगा तो ये वाला चार्ज भी इसको 2 न्यूटन से धक्का देगा, तो दोनों पर सेम फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, ये। वेरी गुड। अब बात क्या हुई, ध्यान से सुनना। when these two charges are placed, यहां से कहानी स्टार्ट हुई, आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। अगर आप एक मीडियम में रख दे, फॉर एग्जांपल आपने पानी में डुबो दिया, दोनों चार्जेस को आपने पानी में डुबो दिया, ध्यान से सुनना, Q1 एंड Q2, या कोई इनके बीच में एक मीडियम रख दिया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इनके बीच में एक मीडियम हम लोगों ने रख दिया। भाई देखो, कोई भी मीडियम अगर होगा, सर यहां पर है यहां पर नहीं है क्या? पूरा मीडियम है हमारे पास। कोई भी मीडियम होगा तो इसके अंदर एटम्स होंगे, और इसके अंदर अगर एटम्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, एंड प्रोटॉन्स यहां पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जरा ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए ये भी हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, और या फिर आपको कई बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन आई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो जरा यहां पर समझना, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आ जाएंगे कहीं, और हमारे पास इसके जो पॉजिटिव होगा वो इधर आ जाएगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव, इस मीडियम के जो चार्जेस हैं, ध्यान समझना, मीडियम चार्जेस रीअलाइन देमसेल्फ। जब हम लोग इनको मीडियम में रखते हैं तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो रीअलाइन करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ये इसके साथ इंटरेक्शन करना भी स्टार्ट करता है, ये इनके साथ भी इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है। अब सारे बच्चे पोलराइजेशन बोले या जो भी बोले, बिल्कुल बात आपकी सही है। क्या अब आपको समझ आ रही है कि जब मैंने 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखा था तो उनके बीच में एक फोर्स था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको उठा के मीडियम में रख दिया तो मीडियम के जो चार्जेस हैं वो भी अपना फोर्स लगाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? सारे बच्चे यहां से समझना परमिटिविटी की बात कहां से आ रही है, ठीक है। मैं इसी थोड़ा सा वो कर लेता हूं, यस, ये भी अपना फोर्स लगाएंगे।
तो परमिटिविटी हम लोगों ने देखा कि इन मीडियम फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेरी, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेरी। हम लोगों ने ये चीज पाई कि अगर आप किसी भी चार्ज को उठा के किसी मीडियम में डालते हो तो इसके जो अंदर के चार्जेस हैं वो इनके फोर्स को चेंज करता है। ठीक है, क्लियर? तो परमिटिविटी क्या है, अब ध्यान से समझना। परमिटिविटी क्या है? क्योंकि हर मीडियम इन दोनों के फोर्स को चेंज करेगा। मेरे वर्ड्स पे जो फोकस करेगा ध्यान से समझ पाएगा। हर मीडियम के अंदर अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं, कोई फ्री है, कोई बाउंडेड है, कोई थोड़ा बहुत मोबाइल है। हर मीडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, जरूरी तो नहीं है। कंडक्टर्स के पास है, इंसुलेटर्स के पास नहीं है। तो अगर मैं मीडियम की बात करूं मेरे इंटरपेंटर, तो मीडियम में हर टाइप के अलग अलग मीडियम है, तो अलग अलग फोर्सेस आए। तो हम लोगों ने ये कहा यार ये मीडियम की वजह से भी इनके बीच का फोर्स चेंज होता है। तो हम लोगों ने एक टर्म डिसाइड करा विच इज कॉल्ड परमिटिविटी। ये परमिटिविटी वर्ड आया परमिशन से। दिस इज द परमिशन ग्रांटेड बाय मीडियम टू इट्स चार्जेस, ग्रांटेड बाय मीडियम टू इट्स चार्जेस to reduce the force between, to reduce the force, सिंपल। परमिटिविटी क्या है? सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? मैं आज आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहता हूं, कल की क्लास में हम लोग हंसी मजाक कर सकते हैं क्योंकि आज बेस बनना है, ठीक है? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि मीडियम बोलता है अपने चार्जेस को जाओ और इनके फोर्सेस को डिसरप्ट कर दो। डिसरप्ट करने का मतलब कम कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए भाई। रीसेंट डाउट्स में अभी तक तो कोई डाउट नहीं आए हैं बेटा। सर अगर मीडियम बीच में आ गया तो फ्री स्पेस, हाँ तो वही तो कह रहा हूं बेटा कि हमारे, चलो अभी रुको, एक बार इसको खत्म कर लेने दो फिर मैं आपके डाउट पूछता हूं, ठीक है? तो परमिटिविटी किसकी है? मीडियम की है कि मीडियम अपने चार्जेस को परमिशन दे रहा है कि जाओ और इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स था उसको कम कर दो, ठीक है? दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। अब बात है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है? शायद बच्चे का वो डाउट था। क्लियर? यस। अब जरा देखना, हमारे पास दो वर्ड आएंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किस किस को ये डाउट आ रहा है कि सर फ्री स्पेस कहना तो मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम में तो नो चार्जेस प्रेजेंट, वैक्यूम में तो नो चार्जेस प्रेजेंट, तो यहां पे क्यों लिखा गया है? किस किस को ये डाउट आने लग गया? किस किस को ये डाउट आने लग गया कि सर ठीक है, परमिटिविटी की बात करें तो एक मीडियम अपने चार्जेस को कितना अलाउ करता है कि दो चार्जेस के बीच का जो भी फोर्स है उसको कम कर दे, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो लेकिन सर वर्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब कि परमिशन ग्रांटेड बाय वैक्यूम टू इट्स चार्जेस टू डिसरप्ट द फोर्स, हाँ या ना? कईयों को डाउट आता है। अब आप यहां से एक मूलभूत चीज भूल गए जो मैंने पहले लिखा। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना मेरे इंटरप्रेटर। मैंने क्या बोला? हम लोगों ने ये पाया, ये वर्ड जो जिसने भूल गया उसी को ये डाउट आ जाएगा। हमने ये देखा कि अगर आप किसी भी दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हो तो नो डाउट वहां पे कोई चार्जेस नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा कि सर वहां तो कोई चार्जेस नहीं है ना। तो यस, एक बेस फोर्स है। बेस फोर्स मतलब एक बेसिक वैल्यू है, कुछ दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में कुछ बेसिक वैल्यू है फोर्स की। उधर कोई मीडियम के चार्जेस नहीं है, नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो ये है। लेकिन अगर हम लोग इसको किसी मीडियम में डाल देते हैं तो उस मीडियम के चार्जेस इसके फोर्स को चेंज करते हैं, घटा देते हैं। तो हमने कहा यार ये मीडियम जब भी आएगा बेसिक वैल्यू ऑफ फोर्स जो वैक्यूम वाला फोर्स है उसको चेंज करेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी डिसाइड करी मीडियम की विच इज कॉल्ड परमिटिविटी। हमने कहा यार परमिटिविटी वो है
मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मीडियम कहता है अपने चार्जेस को कि जाओ इनके फोर्स को घटा दो। तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो फोर्स बिटवीन चार्जेस को ज्यादा डिक्रीज करेगा, मोर डिक्रीज। क्लियर हुआ? हमारे पास वैक्यूम में बेटा, हमारे पास वैक्यूम में नो डाउट चार्जेस नहीं है, तो हम लोगों ने उसको बेस वैल्यू ऑफ फोर्स कह दिया। बेस वैल्यू मतलब बिना किसी बीच में कोई चार्जेस के इन दोनों ने आपस में कितना फोर्स लगाया वो था। लेकिन अगर मैं मीडियम में डाल दूंगा तो फोर्स घटेगा बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि मीडियम अपने चार्जेस को बोलेगा कि जाओ भाई इसके फोर्स को घटा दो। समझे? क्लियर? बोलिए भाई, क्लियर? क्लियर? अब हमारे पास ध्यान से सुनना, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे आप बात कर रहे थे, वैक्यूम में तो सर नो चार्जेस प्रेजेंट, हेंस व्हाटएवर फोर्स ऑफ टू चार्जेस इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम इज कॉल्ड द बेस फोर्स, कॉल्ड बेस फोर्स। बेस फोर्स कहने का मतलब एक बेसिक वैल्यू है उन दोनों के बीच में। जब भी आप इसको किसी भी मीडियम में डालेंगे तो नो डाउट ये फोर्स घटने वाला है। क्लियर? क्लियर? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, यस यस, मीडियम का रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे किताबों में ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा होता, बच्चे सोचते हैं यार मीडियम का रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। बेसिकली एक मीडियम है जो इनके फोर्सेस को घटा रहा है, तो वो रेजिस्ट करता है इन दोनों को फोर्स ना लगाने के लिए। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, ध्यान सुनना, वैल्यूज आपको याद रखनी है कि हमारे पास परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर? क्लियर? और ये होती है न्यूटन का इनवर्स, मीटर का इनवर्स, कूलम का स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चा? क्लियर है क्या भाई? देखो कुछ चीजों को, हाँ सर रजिस्ट ही क्यों करता है, आते हैं बहुत। देखो यार जो आपके अंदर डाउट आ रहे हैं वो बिल्कुल लाजमी और मुझे अच्छा भी लग रहा है आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि कुछ चीजों को के लिए बेस बनाना पड़ता है समझने के लिए, बड़ी चीजें समझने के लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा। कुछ चीजें मानिए और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? क्लियर? यस। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपके अंदर डाउट आएगा कि सर वैक्यूम में कोई चार्जेस नहीं है। मैंने कहा यस। तो सर उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था हम लोगों ने उसको बेस वैल्यू कह दिया कि चलो कुछ भी फोर्स लग रहा है ये है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन कुछ है। मैंने कहा यस। तो सर अगर मैं उस चार्जेस को उठा के मीडियम में डालूंगा तो फोर्स घटेगा। मैंने कहा यस। आपने कहा सर उसके मीडियम के चार्जेस की वजह से घटेगा। मैंने कहा यस। तो सर मीडियम की प्रॉपर्टी को आपने परमिटिविटी बोला। मैंने कहा यस। तो सर परमिटिविटी में तो परमिशन है, परमिशन देना चाहिए। तो मैंने कहा दिया, तो उस मीडियम ने अपने चार्जेस को परमिशन दिया, इसीलिए हम कहते हैं परमिटिविटी। जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ही फोर्स को घटा देगा। अभी एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। तो सर अब डाउट आया कि हर मीडियम की परमिटिविटी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? डस इफ, स्टेटमेंट देखना बेटा, इफ every medium between charges disrupt the forces, so we need to find permittivity of all mediums। हाँ या ना? परमिटिविटी ऑफ ऑल मीडियम्स, हाँ या ना? क्योंकि जब हर मीडियम की बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास हर मीडियम की बात हो रही है तो हर मीडियम की परमिटिविटी तो अब जाननी पड़ेगी। एग्जाम्पल के केस में 11वीं क्लास, डेंसिटी ऑफ वाटर आप सभी लोगों को पता होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ या ना? एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूं। क्या अगर पानी की डेंसिटी है तो क्या मरकुरी की भी डेंसिटी होगी? यस सर। लिक्विड है तो होगी। अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, ऐसा नहीं सॉलिड की भी होती है, यस होती है, मैं मना नहीं कर रहा, फ्लूइड्स की बात। सर कैरोसिन ऑयल की भी डेंसिटी होगी,
सर ऑयल की भी डेंसिटी होगी, सर पेट्रोल की भी डेंसिटी होगी, यस, है ना। क्या आपने सभी की डेंसिटी याद करी? नहीं, जरूरत ही नहीं है, रट्टू तोता थोड़ा ना बनना, हमें तो समझना था। क्या आपको याद आ रहा है? इसीलिए आपको एक बेस चीज के बारे में बताया गया और एक टर्म इंट्रोड्यूस करा गया होगा, रिलेटिव डेंसिटी। एक टर्म इंट्रोड्यूस करा गया होगा, रिलेटिव डेंसिटी, और इसी को कहते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी को हम लोग यूज करते थे, टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी, कई क्वेश्चन में गिवन होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता था हमारे पास। यस यस सर, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, तो आओ बेटा चमका दे। एग्जाम्पल के केस में आपको बताया गया होगा, एग्जाम्पल के केस में डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया जाता था 13.6। यूनिट नहीं होती रिलेटिव डेंसिटी की, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, मर्क्यूरी की 13.6 होती थी। किस किस को याद है? हाँ, 4 डिग्री का कंसेप्ट होता था, उसको हटा दो, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप बात गलत नहीं कह रहे बेटा, बिल्कुल बात सही कह रहे। 4 डिग्री पर होता है क्योंकि वाटर की मिनिमम डेंसिटी आती है हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पहले सिलेबस में था, अब नहीं है हमारे। 13.6 याद आ रहा है? इससे आपको अंदाजा क्या लगा? ये थोड़ा ना कि मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 है, ना 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 ना, ये नहीं बता रहा, ये रिलेटिव टू वाटर बता रहा है। अगर आपको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी चाहिए तो आप रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे। पानी की आपको याद करनी थी, क्वेश्चन में नहीं दी जाती। कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कुछ ऊपर नीचे करके दे देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपको याद होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आएगी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो रिलेटिव डेंसिटी से समझना मेरे बच्चे लोग, आज पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, क्योंकि यह बेस तैयार हो गया। अगले 2 लेक्चर सीधे क्वेश्चन है और फिर आपको मजा आ जाएगा एडवांस के क्वेश्चन भी, ठीक है। मैंने क्या बोला? क्योंकि हमें बहुत सारे, देखो एक मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने क्या बोलता है? एक मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें चार्ज भी एक है, मास भी एक है, डेंसिटी भी एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक है, परमिटिविटी भी एक है, मीडियम की ही प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमें उन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रखनी यार। जिस प्रकार हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ वाटर याद कर रखा है, तो अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी लिक्विड की डेंसिटी दी जाएगी तो आपको सीधे रिलेटिव डेंसिटी बोल दिया जाएगा कि भाई इसकी रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा अच्छा 4 टाइम ऑफ वाटर है। वाटर का याद करना पड़ेगा आपको, एक का याद करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। अब परमिटिविटी की जब हम मीडियम की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने वैक्यूम की याद कर ली, लेकिन सारे मीडियम्स की हमें याद नहीं करनी। इसीलिए एक टर्म जैसे रिलेटिव डेंसिटी आया, इसीलिए टर्म आया रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या आपको ये चीज समझ आई? हम लोगों ने वैल्यू जो वैक्यूम में थी, बेस वैल्यू जब फोर्स की निकाली तो परमिटिविटी वैक्यूम की निकाल ली, उसमें कोई चार्जेस नहीं था। लेकिन जब मीडियम की बात आई तो हमें अब परमिटिविटी याद करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या करा, वैक्यूम का पता है, अब हर मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। तो अब कई बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको लिखना है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करी जाए और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी जाए, इसको हम लोग के से ही डिनोट करते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसा दिखेगा। भाई देखो, जैसे जैसे सिलेबस में जाओगे कॉमन सेंस बढ़ जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा कब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। है कुछ नहीं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे भी लिखा जाता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के केस में अगर आपको कह दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 82, इसका मतलब पता क्या है? आपको अगर
परमिटिविटी ऑफ वाटर चाहिए, परमिटिविटी ऑफ वाटर चाहिए, तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम का परमिटिविटी कभी भी अगर आपको चाहिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपको गिवन होगा हमेशा, सर हमें कितनों के याद करने हैं, नहीं करने, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो 82 टाइम्स ऑफ 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर? क्लियर? लव यू बेटा। थोड़ी देर साथ बनाओ, इसके बाद इंपैक्ट बताऊंगा। ठीक है सर, आपने बोला है कि किसी का याद नहीं करना, तो पानी का क्यों बता रहे हो? थोड़ा सा मजे के लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर याद रखना, ये हमारे सिलेबस में दैट इज इनफाइनाइट। अभी इसका मजा आएगा। क्लियर? 81 82 ठीक है, ये छोटी मोटी बातें यार छोड़ दो भाई, जेई की तैयारी कर रहे हो यार। ठीक है, बोर्ड्स की तैयारी हम कर रहे हैं वैसे तो लेकिन 81 हो 82 हो, कई जगह पे 80 भी होता है, हमें कंसेप्ट सीखना है यार, कंसेप्ट के पीछे दौड़ो यार प्लीज। हाँ देखो 80 होता है, ले भाई तू 80 लिख ले। ठीक है, हाँ रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हैं हम, कंसेप्ट सीख रहे हैं। क्लियर? यस। अरे भाई ये परमिटिविटी हमारे पास टेम्परेचर पे भी डिपेंड, बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉल्युबिलिटी पर, उसमें नमक डाल दोगे अलग हो जाएगा, क्योंकि और आयंस डाल दिया आपने। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ब्राइन सॉल्यूशन का, पानी के अंदर नमक हल्का सा भी सैलिनिटी होगा तो अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वाटर का, नॉर्मल वाटर का अलग होगा, और वाटर के टेम्परेचर पे भी क्योंकि आयंस टूटते हैं तो हमारे पास वो चेंज होता है, तो 80 81 82 डजंट मैटर यार। सर लिखना है यस। आपको ये दोनों याद रख लेना, वाटर का, वाटर से मजे आएंगे, कंडक्टर का हमारे लिए काम का है, और इसके ऊपर कई सारे डाउट आने वाले हैं, खुल के भेजना, क्योंकि पिछले साल मेरे को पढ़ाने के बाद पता लगा कि डाउट आते हैं, तो अगर आपको आ रहे खुल के भेजना, खुल के जवाब मिलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है। क्लियर? सर कंडक्टर का इनफाइनाइट क्यों? मुझे पता है, आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, यस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा जाए ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है वैसे ही है। पानी का याद होना चाहिए था, किसी का भी दिया जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, मल्टीप्लाई करके उसकी डेंसिटी मिल जाएगी, वैसे ही वैक्यूम का याद होना चाहिए था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके उसकी परमिटिविटी पता लग जाएगी, सिंपल सी बात। हाउ इनफाइनाइट? मुझे पता है, आएंगे, ये आपका डाउट आएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अगले टॉपिक में आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने पहले नहीं बताई है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कॉमन चीज है, लेकिन कई बच्चों को इसमें डाउट आता है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, लिखना है यस। भाई देखो ये कई बच्चों के अंदर दिक्कत होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो +2 कूलम है और +6 कूलम है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, -5 कूलम है और -3 कूलम है, ये +5 कूलम है +-2 कूलम है। जब मैं इनके बीच में, इन सभी के बीच में r डिस्टेंस है, इन सभी के बीच में r डिस्टेंस है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों के बीच का फोर्स लिखो, ठीक है, पहले वाले का फोर्स, सारे बच्चे जरा फोर्स अगर हाँ या ना में बताना। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे कि सर K वैक्यूम में ही हम लोग ले रहे हैं, जब तक आपको मीडियम नहीं दिया जाएगा वैक्यूम लोगे, सर +2 इंटू +6 अपॉन r² करेंगे सर। मैंने कहा यस सर। सेकंड केस में आप फोर्स लिखेंगे सर K इंटू -5 इंटू -3 अपॉन r² करेंगे सर, हाँ या ना सारे बच्चे? यस यस यस। अब जरा ध्यान से देखना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा, और आपको कभी भी फोर्स अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब क्या है? रिपल्शन फोर्स है। सर ये आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं इधर फोर्स लिखने की बात कहता तो आप क्या लिखते? फोर्स विल बी K इंटू +5 इंटू -2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करते ये नेगेटिव आता। नेगेटिव फोर्स इज अट्रैक्शन, ये आपको सिंबलाइज करेगा अट्रैक्शन। सर आपको कैसे पता? अरे भाई अनलाइक फोर्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर भाई, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन और पॉजिटिव मतलब रिपल्शन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। हाँ ये अब आर्यन बेटा ने, अब पता क्या है, कई बच्चे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये साइन की वजह से पंगा रहेगा, साइन की वजह से आपको पंगा रहेगा। ठीक है, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, मुझे पता है जब मैं क्वेश्चन करूंगा देखना, तुम खुद देख लेना, चैट में आएगा कई बच्चों का डाउट, सर फोर्स तो नेगेटिव था। अब जरा ध्यान समझना, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। पहली बात कि अगर आपका फोर्स पॉजिटिव आ रहा है ऑटोमेटिकली समझ जाना रिपल्शन है, या फिर अगर हमारा फोर्स, ठीक है, अगर हमारा फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्शन है। ठीक है, समझना। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, मेरे पास एक चार्ज है +2 कूलम और एक चार्ज है +4 कूलम। ठीक है, ये 8 मीटर्स की दूरी पर है, इनके बीच का फोर्स लिखना है। ठीक है, और एक सेकंड केस ले रहा हूं, एक चार्ज है -2 कूलम और एक चार्ज है +4 कूलम, 8 मीटर्स की दूरी है, इनके बीच का फोर्स लिखना है। ठीक है, क्या गलती होती है ध्यान से, क्योंकि आपसे भी हो सकती है। जब आप देखें तो पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, अब कई साइन से नहीं चलेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, देखो फोर्स है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीजें होंगी। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे लिखेंगे, सीधे वैल्यू डालेंगे, K × 2 × 4 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डायरेक्शन रिपल्शन का ये एंड ये। क्लियर? जब आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का बच्चा करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर, वैल्यू होगी -2 × 4 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, वैल्यू। ठीक है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू यहां लिख देंगे, -5 न्यूटन फॉर एग्जांपल अगर आ गया -5 न्यूटन। ये गलती नहीं करनी है, समझे मैंने क्या बोला? आप वैल्यू यहां से निकालिए, वैल्यू निकालते समय साइन मत रखिए, साइन मत रखिए, क्योंकि जो भी आपका साइन आएगा वो आपको सिग्निफाई करता है अट्रैक्शन या रिपल्शन। यहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो कभी घबराने की बात ही नहीं होती, पंगा आता है नेगेटिव वाले में। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर वैल्यू आएगी कितनी, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो K, ये हमारे माइनस K, ये हो गया आपका, मैं ऐसे लिख देता हूं, -K × 2 × 4 8 K/8, यही आया है ना। अब बच्चे क्या कहते हैं, यहां पर लगा देते हैं -K/8, -K/8। अरे भाई माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको बता रहा है अट्रैक्शन, यह आपको बता रहा है अट्रैक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला, वैल्यू निकालते समय साइन मत रखिए, आप सीधे फोर्स की वैल्यू निकालते, K × 2 × 4 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर K/8, यह आया आपका वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर? और सर ये तो अट्रैक्ट करेंगे, यस, यहां माइनस नहीं, यहां आपको लिखना है ऐसे। किस किस को ये बात समझ आ गई, किस किस को ये बात समझ आ गई? यहां माइनस नहीं लिखना है बेटा, गलत हो जाएंगे क्वेश्चन यार। हमें जब वैल्यू निकालनी है तब बस आप वैल्यू डाल दीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और रिपल्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप एरो से बना तो रहे हैं, हाँ या ना यार, हाँ या ना। यहां माइनस नहीं लिखना है, क्वेश्चन में गलती होगी नहीं तो। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे, उसमें पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये बात पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स का डायरेक्शन भी बनाना है, वो हम अलग से बना लेंगे। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आज की क्लास बस फोकस, आज की क्लास, इसके बाद तुम फोकस खुद ही नहीं तोड़ पाओगे अगली क्लास में। मैं चाहे जितनी नौटंकी कर लूं, तुम्हारा सारा ध्यान कूलम्स लॉ पर होगा। ठीक है,
क्लियर? आ रहा हूं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है? एक एग्जांपल और ले लूंगा, चलो आते, बस थोड़ा सा ध्यान दो और। क्लियर? अच्छा, किस किस ने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ा होगा कि कुछ ऐसा होता था ना, पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन लाइक डिसॉल्व लाइक्स, किस किस ने बात पढ़ी हुई है? सर लिखने का टाइम दे दीजिए, बिल्कुल आप लिखिए बेटा, ठीक है? वैसे ये चीज तो समझाने के लिए थी, लिखने का टाइम ये था, ठीक है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। लाइक डिसॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कई बच्चों को रीजन नहीं पता होता है, और पता भी कैसे रहेगा? क्योंकि वो यहां से आ रहा है, 12वीं क्लास से आ रहा है। अब जो बच्चे ये वहां पर डाउट बना के टीचर का खून, मच्छर से भी ज्यादा खून पी लिए, सर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, टीचर बता देगा तो खोपड़ी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है। बनाए थे ना डायग्राम पिछली बार, तो आपको समझ नहीं आएगा, अब आनी चाहिए बात, ठीक है? यस। अच्छा कल ही पढ़ा है, अरे रे 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 रे, तब तो और मजा आएगा, आइए, ठीक है? ऐसा क्यों होता है सर? हाँ कल ही पढ़ा है ना, तब तो और गर्मा गर्म, बिल्कुल सही। अब दे रहा, देखो ध्यान से सुनना, मैं केमिस्ट्री का भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है? अभी पहले मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है? अभी पहले मैथ्स की बात करते हैं। दो चार्जेस ले लीजिए, ठीक है? एक पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है? मीडियम प्रॉपर्टीज लिखना है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के हेडिंग यही रहेगी, एक पॉजिटिव ले लीजिए, एक नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है? मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, वैल्यू ये है, R डिस्टेंस पर है, तो आपको भी पता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। और मैंने यहां पर ले रखा है वैक्यूम, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार चीज है। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई वैक्यूम में अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का लोगे, Q1 वो वैक्यूम का लोगे, Q1 Q2 बाय R², ये आपका वैक्यूम वाला फोर्स है। F0 मींस वैक्यूम वाला फोर्स। हाँ या ना? थम्स अप करना पहले, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। सर स्लो पढ़ाइए बेटा, मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर आपके पास खजाना है पिछले जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें पिछले साल नहीं पढ़ाई हैं बेटा। क्यों? क्योंकि वो हम भी सीखते हैं कि क्या क्या चीजें और डेप्थ में बतानी है, ठीक है? इससे नीचे आप करोगे बेटा आपका सिलेबस नहीं होगा, फिर जेईई मेंस का जब डेट आएगा आप कहोगे सर और भगा दो। क्यों भगाए मॉडर्न फिजिक्स में? आज अभी से अपनी स्पीड इतनी रखेंगे ना कि मॉडर्न फिजिक्स भी उतने इंटरेस्ट से पढ़ पाए। समझना इस चीज को, यही आएगा, ये फोर्स इन वैक्यूम है। अब मैंने क्या करा, ठीक है? मैंने क्या करा, इन दोनों चार्जेस को एग्जैक्टली उठा के एक मीडियम में डाल दिया, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, क्योंकि हर मीडियम का तो आपको नहीं पता होगा, पानी का याद कर लिया, कंडक्टर का याद कर लिया, सबका तो नहीं पता। मान लो मैंने दो चार्जेस को उठाया, वैक्यूम में ये फोर्स था, उठा करके कैरोसिन में डाल दिया, कोई मीडियम है, सेम वही सारी चीजें, R डिस्टेंस है, ये अभी भी प्लस Q1 है, ये अभी भी माइनस Q2 है। अब सारे बच्चे बताना फोर्स इन मीडियम, इन दोनों के बीच में, क्योंकि मीडियम के चार्जेस इनको तंग करेंगे तो अब नया फोर्स आएगा, अब नया फोर्स आएगा, पिछले जैसा नहीं रहेगा भाई। सारे बच्चे हाँ या ना में बताना, क्या मैं ये लिखता 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैक्यूम का नहीं मीडियम का लिखना पड़ता, Q1 Q2 बाई R²। मैंने कोई भी चीज चेंज नहीं करी, सिर्फ मीडियम का वैल्यू चेंज करा। यस यस। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्यों है? क्योंकि वैक्यूम में रखा था चार्ज का पेयर, यहां पर सर मीडियम का यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा यस। क्यों? क्योंकि इस बार मीडियम के चार्जेस, मीडियम बोलेगा अपने चार्जेस को जाओ बेटा डिसरप्ट कर दो, जाओ इनके फोर्स को कम कर दो, वो दिखेगा आपको यहां से। क्लियर? वेरी गुड। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो ये एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मेरे को तो मीडियम की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी होगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सुंदरता देखना बेटा, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट रख दिया यहां पर मीडियम को, और Q1 Q2 बाई R² ऐसे ही रहने दिया। मैंने थोड़ी सी चालाकी लगाई, क्योंकि मैं हूं चालाक, मैंने 1/K को अलग निकाल लिया और देखा ये चीज तो यहां चमक रही है रे, हाँ या ना? ट्राइसेप्स नहीं देखना बेटा,
आज मार के आए हैं। ठीक है, ये चीज चमक रही है। बोलो यार, यस, हाँ, क्लियर। बहुत सही यार, ये वाला फोर्स तो वैक्यूम वाला ही तो फोर्स है। ये क्या है, एफ नॉट ही तो था। हाँ या ना? क्लियर। अब इसको आप लिखो, अब मैं इसको एनालाइज कराता हूं। ठीक है, रिपीट कर दो, जिनको लिखना है आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है अट्रैक्ट करेंगे। वैल्यू क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को रखे सर आपने माइनस Q2 क्यों नहीं रखा, नहीं आना चाहिए डाउट, बता चुका हूं। माइनस क्या बता रहा है, अट्रैक्शन, वो मैंने बना दिया। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी एफ नॉट एफ नॉट। जब मैंने इन दोनों चार्जेस को उठा करके किसी मीडियम में डाल दिया, हो सकता है आपने दो चार्जेस लिए, वैक्यूम में कुछ फोर्स था, उठा करके, मैं साइड हट जाता हूं, आपने केरोसिन में डाल दिया। हर मीडियम का अपना एक परमिटिविटी है, डेंसिटी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मास होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। वैसे ही एक परमिटिविटी भी है। अब याद नहीं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, उस मीडियम की परमिटिविटी पता लग जाएगी। तो जब हम लोगों ने फोर्स निकाला तो मीडियम की परमिटिविटी यूज करेंगे क्योंकि मीडियम में था। के एप्सिलॉन नॉट यूज करा, के को बाहर निकाल लिया, ये वैक्यूम का फोर्स था। लिख लिया, लिख लिया। आ जाइए, फ्रॉम बोथ, अगर वैक्यूम वाले की बात करें तो ये था, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको। क्यों, क्योंकि ये तो पीछे वाली स्लाइड का कॉपी कर रहा हूं। और मीडियम का जरा फोर्स देखना, ये आया था। अब इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं मीडियम के अंदर जो फोर्स था वो वैक्यूम वाला जो भी फोर्स था डिवाइडेड बाय के हो गया है? हाँ या ना, हाँ या ना? क्या आपको ये चीज समझ आई कि मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच का फोर्स था, वो वैक्यूम वाले फोर्स का 1/k टाइम्स हो चुका है, 1/k टाइम्स। k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव डेंसिटी जैसे है हमारे पास वैसे ही ये है, तो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिकॉज when in medium, when charges, charge pair लिख देता हूं, are present in medium, medium allows, medium give permission to its charges to disrupt force, to disrupt force। तो दो चार्जेस के बीच का मैक्सिमम फोर्स कब होता है, वैक्यूम में होता है। ठीक है, और इन मीडियम ये फोर्स घट के हमारे पास 1/k टाइम्स हो जाता है। क्लियर? क्लियर? अब बात आती है, ये सबने याद कर लिया यहां पर। ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिखा हुआ है। देखो अब वही बात है, जब आप आज का लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है एफ मीडियम इज एफ नॉट बाय के, तो आपके दिमाग में सारी चीजें चल जानी चाहिए क्लास की। ठीक है, आओ अब बात आती है केमिस्ट्री की। थोड़ा केमिस्ट्री के भी मजे ले लिए जाए। आपको इन केमिस्ट्री अगर बताई जाए तो केम में आपको बताया जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये बताया गया था ना, NaCl को अगर आप देखें तो वाटर डिसॉल्व कर देगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl है क्या भाई, Na+Cl-। देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुछ भी होगा वैक्यूम में, मान लीजिए कुछ भी फोर्स है। जब आप इसको पानी में डुबो देंगे भाई,
नमक को जब आप पानी में डुबो देंगे तो नया फोर्स इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, F0/82। क्या आपको समझ आया? फोर्स डिक्रीज कर गया है। और हल्का सा लैग कहां से आ गया रे? अरे भाई जहां पे मजा आना था वहां लैग आ गया। भाई नेट को क्या हो रहा है? हाँ भाई नेट चेक करते रहो यार। हाँ देखो भाई, Na+Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉन्ड का होता है उनका। मान लो इनके बीच में कोई भी फोर्स था, एक NaCl का आपने वो लिया क्रिस्टल, उसके अंदर सारे Na+Cl- फोर्स लगा रहे हैं, कुछ भी था। जैसे ही मैं उसको पानी में डुबो दूंगा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? ये वाटर है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 82। और अगर ये 82 है तो फोर्स क्या हो गया? घट गया। हल्का सा अगर आप चम्मच से हिलाएंगे, खट 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 करके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे रे। हाँ या ना? अरे बोलिए भाई। इसीलिए तो बोला जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप NaCl को उठा करके आप किसी और मीडियम में डाल दें विच इज नॉन पोलर, इसकी जगह ऐसे लिख देंगे तो बच्चा कहेगा ये वाटर कब से नॉन पोलर हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर नॉन पोलर डाल दूं जिसके अंदर आप कहें पोल्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो अरे भैया जो मीडियम है वो चार्जेस को अलाउ कैसे करेगा? चार्जेस को अलाउ कैसे करेगा इनका फोर्स घटाने के लिए? नहीं घटेगा फोर्स, और नहीं घटेगा तो फोर्स नहीं होगा। नॉन पोलर में नो फ्री चार्जेस, नो आयंस या नो चार्जेस, या आयंस लिखते हैं आपके लिए केमिस्ट्री के, नो आयंस। तो मीडियम चार्जेस कैनॉट डिक्रीज द फोर्स, कैनॉट डिक्रीज फोर्स। इसीलिए नॉन सॉल्युबिलिटी का बारे में बात करा था आपने। क्लियर? अब समझ आया होगा थोड़ा बहुत। भाई देखो, जो आपके नॉन पोलर हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जैसे बच्चे लिख रहे हैं बेंजीन है या फिर जो भी है, ठीक है, जिनके अंदर जैसे आपका HCl है, H+Cl-, नमक को HCl में डालोगे डिसॉल्व कर जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि परमिटिविटी जो है, मीडियम अपने चार्जेस को परमिट करेगा, परमिशन देगा कि जाओ इनका फोर्स को घटा दो। इसमें हमारे पास H2O में हाइड्रोनियम आयन अगर मिल जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो इसके अंदर चार्जेस कहीं ना कहीं है, पोल्स बने हुए हैं। तो जब हमारे पास चार्जेस होते हैं तो उस मीडियम के अंदर उनका फोर्स घट जाता है। आप हल्का सा मिलाएंगे सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि फोर्स कितना हो गया अब? 1/82 टाइम्स यार, कम हो गया है, तो हल्का सा मिलाते ही खड़ाक से मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन नॉन पोलर की अगर बात करें, जहां पोल्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो मीडियम के अंदर चार्जेस नहीं है। और मीडियम भाई परमिशन किसको देगा? जब चार्जेस ही नहीं है तो परमिशन किसको देगा? किसी को नहीं दे पाएगा। तो अगर नहीं दे पाएगा तो फोर्स क्या घटेगा? नहीं घटेगा। और नहीं घटेगा तो फिर घुलेगा? नहीं घुलेगा जी। क्लियर है का? हाँ क्लियर है का? हाँ लास्ट स्लाइड ले लो। यस क्लियर? यार देखो, थोड़ा सा केमिस्ट्री का टच चाहिए यार, इससे और डेप्थ में क्या जाए? हाँ क्लियर? वेरी गुड। अगर आपको दिक्कत आ रही है बेटा, आप पहली बार पढ़ रहे हैं डेप्थ में, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है पढ़ाई का, ठीक है? दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। जिनको अच्छे से समझ आ रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे मेहनत करी होगी, तभी रिलेट कर पा रहे हैं, आज वो रिलेट करके सोच पा रहे हैं। अगर आपने नहीं करी, घबराने वाली बात नहीं है, यही तो समय है ना, यहां से करेंगे अपन, ठीक है? अब बात आती है, कुछ बच्चे कंडक्टर के पीछे पड़े हुए थे। कंडक्टर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, सर इसका मतलब क्या था? है ना, डाउट आ रहा था, और मैंने कहा था समय आने पे सब पता लगेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, यहां पे एक प्लस ले लेते हैं और एक यहां पर नेगेटिव ले लेते हैं, दो चार्जेस हैं, मैंने इन दोनों के बीच में कंडक्टर रख दिया। ये क्या है हमारे लिए? कंडक्टर। भाई देखो, कंडक्टर हैज
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके पास पर्याप्त रूप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। इसीलिए when conductor is placed between charges, इसको थोड़ा और डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप समझेंगे, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा हूं, और इसको डिटेल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर हमारे पास प्रॉपर पूरा कंडक्टर को खोल के पढ़ना है हमें ढंग से, हमारे सिलेबस में है, तो अभी बस हल्का सा इंट्रोडक्शन है। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, इट्स टोटली फ्री चार्जेस disrupt the force of vacuum to zero। क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं इसको नलिफाई करने के लिए, और सारा पॉजिटिव यहां बन जाता है। अब ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट है। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे, और एक अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं पता वो आगे आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कैंसल आउट हो जाती है और अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता है। ये वाला चार्ज इनके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। इनके बीच में k की वैल्यू इनफाइनाइट होने की वजह से देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में सारा का सारा जो भी इंटरेक्शन था खत्म। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब पता नहीं कितने बच्चों ने ये चीज नोटिस करी होगी, कितने बच्चों ने नोटिस करी होगी। आप कभी भी किसी भी लिफ्ट में जाएंगे, आपका फोन का नेटवर्क चला जाएगा। किस ने ये चीज फील करी है? अब लिफ्ट तुम्हारे डब्बे प्लास्टिक की ना हो बस, अगर आपकी लिफ्ट प्लास्टिक की नहीं है, थोड़ी महंगी वाली है, क्योंकि वो स्टील या फिर किसी भी मेटल की बनी होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपके फोन के जो रेडिएशंस हैं वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि कंडक्टर जो है ना, उनके बीच का इंटरेक्शन ही खत्म कर देता है, ठीक है। ये आगे जाके हम और पढ़ेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस लिख देते हैं, क्योंकि कई बच्चे उनको लगता है कि पूरी बात बता दी गई लेकिन मुझे नहीं समझ आई। डिटेल्ड एनालिसिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, शायद स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी बस हल्का सा इंट्रोडक्शन है भाई, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। ठीक है। तो कंडक्टर, देखो परमिटिविटी क्या थी? परमिटिविटी था मीडियम कितना परमिशन दे रहा है। कंडक्टर की इनफाइनाइट परमिटिविटी का कहने का मतलब क्या है? कंडक्टर इनफाइनाइट परमिशन दे रहा है, कंडक्टर इनफाइनाइट परमिशन दे रहा है अपने चार्जेस को कि फोर्स कम हो जाए। जब भाई देखो, आपको स्कूल में अगर इनफाइनाइट फ्रीडम मिलेगी, अगर आपको, मैं इसका एक एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्डेड भी है हिमांशु सर का, अगली क्लास में आपको दिखा दूंगा। उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल में अपना फोन कॉल करा तो बज रहा है, फिर इसको एल्यूमिनियम फॉइल में डाल दिया, फिर फोन नॉट रीचेबल बताएगा, ठीक है, नॉट रीचेबल। क्लियर? तो अब ये आप लोग तो इतने आजकल के चालाक बच्चे हो यार, हैं, घर पे से एल्यूमिनियम फॉइल आता है, घर पे स्कूल में फोन ना पकड़ में आए तो आप एल्यूमिनियम फॉइल में डाल दो, कभी बजेगा ही नहीं, हाँ या ना? यस, सिल्वर फॉइल एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये वाला चार्जेस इनके साथ इंटरेक्ट करता रहता है, ये अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो खत्म हो गया भाई।
क्योंकि इन दोनों के बीच के फोर्स को खत्म कर दिया, शील्ड कर दिया। याद है इलेक्ट्रॉन में तुमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों पे फोर्स नहीं लगाने दे रहे थे, इसलिए आप शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते थे। वैसे समझो कंडक्टर ने अपने चार्जेस को इनफाइनाइट फ्रीडम दी कि जाओ भाई फोर्स को खत्म कर दो। क्योंकि इनके पास इनफाइनाइट फ्रीडम थी, इन्होंने फोर्स को घटा के जीरो ही कर दिया रे। अब जब ये जीरो हो गया तो ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं रहना चाहिए, और नहीं रहा, इसीलिए हम क्या कहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहता। क्लियर? क्लियर? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, आइए अब इसके बाद ये चीज क्वेश्चंस करने के लिए, मजे के लिए तो चलो वो सारी चीजें हम लोगों ने एनालाइज कर ली। क्वेश्चन के लिए हमें क्या चीजें याद रखनी है? किसी भी मीडियम में अगर आप किसी भी चार्ज को कर देंगे तो जो वैक्यूम वाला फोर्स था उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। ये अब आपको याद रखना है। वो सीधे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, वो सीधे कह सकते हैं दो चार्जेस थे, इनके बीच में अट्रैक्शन था 10 न्यूटन का, k की वैल्यू 2 में डाल दिया, अब बता दो फोर्स। आप कहोगे अरे हमारा मोर इंफॉर्मेशन नीडेड। नहीं भाई, नया जो फोर्स होगा वो आपका 10 डिवाइडेड बाय 2 5 न्यूटन का हो जाएगा। वहां पे बेटा मांगने मत लगना कि मोर इंफॉर्मेशन नीडेड। क्लियर? ये सीधा आपका क्वेश्चन आ सकता है, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में फोर्स है 10 न्यूटन, अगर मैं इसको एक ऐसे मीडियम में डिप कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो नया फोर्स क्या होगा? 1/k। क्लियर? नेक्स्ट, इसके ऊपर क्योंकि कई बच्चे यहीं पे आलसी होके छोड़ देते हैं तो हम लोग एक और चीज कर लेते हैं। ठीक है, F मीडियम बाय F0 इज इक्वल टू 1/k। अब शायद आपको थोड़ी बहुत 11वीं याद आ जाए, 1 माइनस दोनों साइड कर देते हैं। अब जिसको ये थोड़ी सी स्पीड लग रही है बेटा, तो इतनी स्पीड रिक्वायर्ड है, प्लीज आप इतना पे पहुंचिए। F0 माइनस F मीडियम डिवाइडेड बाय F0 की अगर मैं बात करूं तो k माइनस 1/k आया। ये क्या है? वैक्यूम का फोर्स, मीडियम का फोर्स, तो ये चेंज इन फोर्स। अब बताना इसको क्या कहते थे, देखा देखा सा लगना चाहिए। चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय F ओरिजिनल फोर्स इज k माइनस 1/k। क्या कहते थे? अरे फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स अगर आपसे निकलवाया जाए, फ्रैक्शनल चेंज। अब कई बच्चे इसको थ्योरी देख रहे होंगे, लार टपक रहा, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आके तो भैया फॉर्मूला की शीट बनाएंगे हम। बेटा समझिए फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स क्या कहना चाह रहा है। अब आपको वो कह दे मैंने एक चार्ज को लिया, इसको k इक्वल टू 2 में डिप कर दिया, चार्ज का पेयर लिया, k इक्वल टू 2 में डिप कर दिया, फ्रैक्शनल चेंज बता दो फोर्स का। आप कहोगे अब तो पक्का मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। बेटा नहीं, अभी भी फ्रैक्शनल चेंज जो होगा उसके आपको कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 0.5 का आपका फ्रैक्शनल चेंज होगा। क्लियर? तो समझना है यहां आपको फ्रैक्शनल चेंज, जब आप फोर्स चेंज हो रहा है तो फ्रैक्शनल में कितना चेंज हुआ? 0.5 का चेंज हुआ। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, इसी में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज चेंज निकालना आपको आता होगा। इतना तो भाई साहब सारी की सारी एनर्जी 11वीं क्लास के यूनिट्स एंड डायमेंशन में ही तो लगाई है ना। वहां पर तो भाई साहब तुम्हारा स्कूल का टीचर और तुम दोनों मिलके पीएचडी कर रहे थे, याद करिए। और वहीं जब आखिरी में फ्लूइड्स और थर्मो चलने लगा, तो कहां थे? हे बच्चा लोग, ठीक है, याद करिए। बच्चे कॉपी लेके जाते थे, सर ये डेल्टा क्या होता है, ये डाउट पूछने जा रहे होते थे, ठीक है। और टीचर भी बता रहा डेल्टा मीन्स चेंज, बिग चेंज, स्मॉल चेंज। सारी एनर्जी स्टार्टिंग में नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए काम आएगा। अब तो मीडियम में रोटेशन, उसके बाद तो भाई साहब टीचर आता था, वो तुम्हें देखता भी नहीं था कि तुम हो या नहीं हो। भाई सिलेबस कराना है बहुत जल्दी, ठीक है, प्रिंसिपल का ऑर्डर है, कल टेस्ट होना है, तो खटाखट टीचर लिख रहा है, तुम छापे पड़े हो,
याद करो वो 11वीं के पुराने दिन। हाँ, डमी वाले सोच रहे हो क्या बातें चल रही है। बेटा उसको कहते हैं मौज, ठीक है। लाइफ में मजा भी तो आना चाहिए, हाँ या ना? यस। हाँ भाई देखो 11 जो फिजिक्स है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन में बच्चों को पूरा चार्ट बना रहा है टीचर, बच्चा लिख भी रहा है। वैसे मैंने भी बनाया, वैसे वो बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन एनर्जी बचा के चलिए। मैराथन है भाई, स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। हाँ सीरियस सीरियस सीरियस। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको लिखते चलना। आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं सारे बच्चे लोग, कुछ बच्चे आराम से नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब, अगर हमारे पास जो भी फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर हमारे पास रिपल्शन हो। देखो दो चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, यही होगा। विल बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। ये क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गधे उनको समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब बच्चे भी तो खतरनाक हैं। अगर मान लो मैं यहां पे कह दूं एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं कहूं कि रिपेल हो रहा, तुम कहोगे हाँ सर रिपेल हो रहा, हम कहे कि भाई बना दे फोर्स, तो तुमने कहा ले ढे और ढे, सर दूर तो जा रहा। अब मैं कैसे प्रूफ करूं? इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी है फोर्स की, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। दूर तो ये भी जा रहा है, रिपेल तो ये भी हो रहा है। सर नेगेटिव कर दूंगा तो एक अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों। तो बेटा हाँ, ये तीर नहीं है किसी भी डायरेक्शन में चला के तू सोचे कि रावण मार देगा, ना 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 ना। बचपन में रामायण वो जब होता था ना, रावण को जलाया जाता, बच्चे तीर लाते थे। ये चीज मैंने नोटिस करी है वैसे ना, हम लोग मतलब हर फेस्टिवल के हिसाब से हमारा रंग वंग सब चेंज हो जाता। हम लोग रो रहे होते, हमें वो तीर चाहिए भाई, ठीक है। छोटा सा तीर आता था, झाड़ू की तिल्ली का वो उसने वो बना रखा होता था है ना, छोटा सा बांड आता था, ठीक है। और ध्यान से देखे तो वो बंबू वाले को थोड़ा सा टेढ़ा करके वो करके भाई रंग बिरंगी सी वो लगा रखी है, 20-20 रुपए में बेच रहे, हम रो रहे होते थे। तुमने भी रोया होगा। और तीर तो भाई साहब हमारा अर्जुन से भी तेज होता था। झाड़ू की तिल्ली, जो फूल वाला झाड़ू होता है, उसकी तिल्ली मोटी वाली लेके भाई साहब आगे प्लास्टिक का लगा के मारे तीर, इधर जाके ऊपर जाके तुम्हारी खोपड़ी में टकरा जाए, है ना। अरे सीरियस सीरियस। हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, भाई देखो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। ओए रिपेल करेगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो भाई प्लीज सबसे पहले आप बनाएंगे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ठीक है। आप सेंट्रल एक लाइन ज्वाइन बनाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रिपेल कर रहा है तो इसी लाइन पर फोर्स बनाना बेटा वेक्टर है, अदरवाइज रेजोल्यूशन करना पड़ जाएगा फोर्सेस का। बेसिक तरीके से तो समझ नहीं आ रहा, रिजॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स रहेगा। क्लियर है क्या? थम्स अप। क्लियर है क्या? थम्स अप। अरे बोलो यार हाँ या ना। क्लियर है क्या? कि कभी भी फोर्स बनाएंगे तो एक लाइन ज्वाइन करेंगे, उसी पर फोर्स बना। रिपल्शन का भी इसी लाइन पे बनाना है, अट्रैक्शन का भी इसी पे ही बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। कंजर्वेटिव फोर्स, अब ये तो 10-11वीं क्लास, अरे बाप रे बाप। ऐसे फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो आपका जो ये क्लास 11th का स्टेटमेंट है, कई बच्चों को शायद नहीं आता होगा, ठीक है, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो वहां वर्क डन हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कूलम फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कूलम फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब हमारे पास जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट। आप एक पार्टिकल को सीधे लेके आए, ऐसे करके लेके आए, टेढ़ा मेढ़ा करके लेके आए,
सिर्फ वर्टिकल हाइट मैटर करती है। वैसे ही यहां पर जो भी वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इन क्लोज लूप, ठीक है, वर्क डन इन क्लोज लूप विल बी 0। वर्क डन इन क्लोज्ड लूप जो है वो आपका 0 होगा। जल्दी से लिख के थम्स अप करना बेटा, जल्दी से लिख के थम्स अप करना। क्लियर? चलो, कुछ कुछ चीजें अगर आपको याद है ये स्कूल में पूछी जाती हैं। कई बार स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है कि कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आपको पता होना चाहिए क्यों है, वो आगे भी हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी पोटेंशियल से आपको समझ आएगा। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। इतने टाइम में तो लिख लेना चाहिए यार। एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो न्यूटन्स के लॉस को तो आप कह नहीं सकते यार हटा दो यार, बहुत ज्यादा लाद लगाना पड़ रहा। कूलम लॉ भी लगाए, न्यूटन लॉ भी लगाना पड़ेगा भाई, फिजिक्स है, ठीक है। मजे नहीं कि हाँ कूलम लॉ लगाएंगे, हम न्यूटन का नहीं लगाएंगे, अभी नहीं मान रहे, हम 11वीं थोड़ा ना पढ़ रहा, हम 12वीं पढ़ रहा बेटा। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया जिस हिसाब से चलती है वही आपको बताया जा रहा है, चुपचाप फॉलो करिए। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब भाई अगर मान लीजिए कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो अगर इसने इसको धक्का दिया है F फोर्स से तो ये उसको एक्शन रिएक्शन में ये भी उसको धक्का देगा F फोर्स से। ऐसा नहीं है कि ये 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है तो ये इसको 5 न्यूटन ही, ना ना ना, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, हम 5 ही न्यूटन लगाएंगे, बट ठीक है। अगर हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा, लाइन जॉइनिंग अलोंग द सेंटर्स पे करेगा ना जी। तो अगर एक एक्शन है तो रिएक्शन दोनों का वैल्यू सेम होगा, बिल्कुल ग्रेविटेशन के जैसे ही चल रहा है, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही है, इसमें लिखने वाली क्या बात है, इतनी बार लिख दिए। जल्दी से हाँ लिखिए। सर चार्ज अलग हो तो, वाह 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 वाह, अरे भैया, अरे भैया हमारे तो प्राण ले ले तुम। ये था अलग अलग चार्जेस ही है। ये फोर्स की वैल्यू जब निकालोगे ना चच्चा तो k इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8 का या 5 का स्क्वायर करके निकालोगे। ये जो वैल्यू आ गई ना वो ये भी है और ये भी है भाई। ये चार्ज अलग होने से वैल्यू तो तुम निकालोगे ना, जो वैल्यू निकालोगे वो कह रहा हूं वो दोनों पे सेम होगी यार। लगता कुछ ज्यादा ही फील ले रहे हैं। हाँ आ जाओ। और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स तो मैंने आपको वहां पे बता ही दिया है, ठीक है। लास्ट टॉपिक, हाँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, लास्ट टॉपिक वेक्टर फॉर्म्स। अब ये आपके लिए स्कूल के लिए, एंड स्कूल स्कूल नहीं होता है, स्कूल प्लस कंपटीशन, ठीक है, या जेई लिख देते हैं, कंपटीशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, कई बार मैंने ऐसे, कहीं अगर तुम्हें दिख जाए ना कि मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया या फिर ऐसे यहीं पर रोक के ऐसे कर दिया है, समझ जाना राजवंश सर शायद भूल रहे हैं। फिजिक्स में नहीं होगा, अंग्रेजी में होगा भाई, ठीक है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। और ये चीज आपने शायद स्कूल में भी करी होगी, स्पेलिंग के मार्क्स ना कटे तो आपने वहां पे आधा लिख के डॉट लगा दिया होगा, है ना, मैं सब जानता हूं बेटा तुम्हें। हाँ ठीक है, आइए वेक्टर फॉर्म। भाई देखो फोर्स स्केलर तो है नहीं, वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक है। अब कई बच्चों को प्राण निकलेंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि 11वीं आ रही है। मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर, डायग्राम बनाइए सारे बच्चे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर है पहले वाले का और ये सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर याद करो क्या होता था, सीरियस सुनना बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या होता था कि वो ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा किसी का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है, तो वो क्या कह रहा है, ओरिजिन से आप x के अलोंग, ध्यान से सुनना, आप x के अलोंग 2 बार i चलिए,
y के अलॉन्ग j चलिए और z के अलॉन्ग 3k चलिए, तो आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट को ये बता रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर? यस। अब जरा देखना, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑन वन, पहले वाले चार्ज Q1 ड्यू टू टू। ये लाइंस को समझना भाई। देखो कोई भी वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो सारे बच्चे थम्स अप करना, साथ साथ लिखना भी है। एक हाथ से लिखिए, एक हाथ से थम्स अप करके बताइए। कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक उसके पास डायरेक्शन भी होती है, हाँ या ना? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाँ या ना? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ या ना? हाँ। लैग कहां से आ रहा है भाई? यार बोल दो यार, कोई है क्या? बाहर इतने मुस्टंडे से बैठे हैं भाई, डर लग रहा। हाँ क्लियर, वेरी गुड। हाँ अब ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी होगा, वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट? अब आते हैं, जरा ये समझना भाई। देखो अगर मान लो मैं इनको कह देता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, एक ऐसे, एक ये फोर्स होगा और एक ये फोर्स होगा। ध्यान से समझना, ये क्या है? दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर? यार लैग आ रहा बीच बीच में। पहले बताओ लैग आया था या नहीं आया था? अब तो नहीं, नो लैग है, लेकिन पहले तो था ना। उनको बोल देना बाहर से चेक करते रहेंगे। भाई जरा ध्यान से सुनो, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। हम किस पे निकाल रहे हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वैल्यू तो दोनों की सेम ही होगी ना यार, बस डायरेक्शन उल्टी है ना? डायरेक्शन उल्टी है। तो जरा ये देखना, वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर मैं निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो क्या लिखते हैं आप? F12 का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप लिखते K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, क्या चाहिए आपको यहां पर? अरे यार बड़े बदतमीज बच्चे हो यार, सबके सामने बेइज्जती करा रहे हो हैं। पहले खुद ही लैग लैग लिख के हम सबको इकट्ठा कर लिए यहां पर, फिर स्पैम कर रहे हो नो लैग। अरे वो बोलेंगे कि भाई पढ़ाना वढ़ाना नहीं है क्या इसको? हाँ, नाक के बाहर खुजा रहे हैं, हट। भाई देखो अगर हम किसी को बुलाएं और बोले कि भाई लैग था, नहीं भी होगा तो लिख दिया करो भाई, हाँ, बाद में पकड़ ले हमें, ठीक है? हाँ भाई तुम तो बेइज्जती करा दोगे किसी दिन। अच्छा स्पैमर था? अरे भैया ये इनको पता नहीं कौन पैसे दे रहा है इतने। भाई हमारे को भी लगवा दो प्लीज, हाँ प्लीज। स्पैमर कहां से मिल रहा है भाई रोकड़ा? प्लीज हमको भी बता दियो, हम भी करेंगे ये काम, बड़ा मजा तो आता ही है, ठीक है? हाँ इंटू पिंटू नाम रख के हम भी करेंगे यार, प्लीज। हाँ मेल पे डलवा दीजिएगा, ठीक है? भाई देखो डिस्टेंस चाहिए ना, अब डिस्टेंस तो पता नहीं, तो ध्यान समझो। मैंने एक वेक्टर मान लिया इसी के डायरेक्शन में, ये रहा हमारा वेक्टर। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास काम का है। अरे भाई ज्यादा प्रोटीन हो गया। ये वाला वेक्टर, अब जरा देखो इन दोनों के बीच का जो ये वेक्टर है, किसी भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे निकालते थे अगर आपको याद आ रहा हो? दैट इज हेड माइनस टेल, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल बोलो, और लिख देता हूं फाइनल माइनस इनिशियल से, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल से। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर की बात करूं तो ये लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास।
अगर मैं इस वेक्टर का, मेरे को तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं मॉड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होगा, ध्यान समझना, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ही तो रखना था वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो होगा बेटा, दोनों वेक्टर को माइनस करोगे, r1 माइनस r2 करोगे तो वेक्टर मिल जाएगा, और इस वेक्टर का वैल्यू अगर आप देखें तो मॉड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर, आप इस चीज को समझ पाए कि वही तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, हाँ या ना यार, हाँ या ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कम से कम इतना आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता था या हेड माइनस टेल, इस वेक्टर का हेड किधर है r1 पे, टेल किधर है r2 पे, तो r1 माइनस, सर अगर मैं ये वाला वेक्टर बनाता तो r2 माइनस r1 लिखते, क्लियर सर, वाई मॉड, क्योंकि आप यहां पर क्या रखते हैं भाई, ले आओ, भूल गए, यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर का स्क्वायर रखोगे, वैल्यू चाहिए ना यार, तो मैंने क्या करा कि हमारे पास एक वेक्टर बना लिया, ये r1 माइनस r2 होगा, इसका जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा, उसी का स्क्वायर तो वहां रखना है, यस। अब बात आई डायरेक्शन की, भाई देखो, क्या आप ये कह सकते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन r1 माइनस, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, हां या ना, सारे बच्चे हां या ना, कि डायरेक्शन ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर और f12 दोनों की डायरेक्शन सेम है यार, सेम है। अरे भाई सही में लैग आ रहा है का, हाँ हाँ या ना, यस, ध्यान समझना, डायरेक्शन ऑफ, ये क्या मतलब है इसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये इसका डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ डायरेक्शन ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब याद करो, ये डेरिवेशन स्कूल में काम आती है, किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते थे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखा जाता था, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो वेक्टर लिखने के बाद उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यही तो होता था डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखी जाती थी, आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर बेटा कि ये होगा r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर। सारे बच्चे दिल बनाइए अगर आप इस बात पे सहमत हैं, सारे बच्चे दिल बनाइए अगर आप इस बात पे सहमत हैं। सर इसकी डायरेक्शन चाहिए थी ना, आप इसके टर्म में लिख रहे हो, हाँ तो क्या दिक्कत है, r1 माइनस r2 वेक्टर और f फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो मैं दे ही सकता हूं। डायरेक्शन लिखते कैसे थे कि वेक्टर लिखो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया, वेक्टर आपका क्या है भाई, r1 माइनस r2, इसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, बस हो गया क्वेश्चन भाई। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अगर आप बात करें तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड आपका कितना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2 का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2। तो क्या आप लिख सकते हैं k q1 q2 r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, हाँ या ना। अब इसको आप लिखिए, फिर एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लिखिए भाई, रिपीट, पहले आप यहां से लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है, सारे बच्चे यहां से लिखना स्टार्ट करिए। अब जिनको रिपीट है अब उनको लिखना भी है साथ में, फिर कहोगे टाइम नहीं है, तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए भाई। देखो वेक्टर फॉर्म की बात क्यों हो रही है, मैं साइड हट के बोल रहा हूं, आपको जिनको लिखना है लिखते रहिए। वेक्टर फॉर्म की बात इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस हैं, वो फोर्स लगाएंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आई कैप जे कैप के कैप में लिखा जा सकता है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो सकती है।
तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, उनके बीच का अगर आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अभी तक कैसे लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड अलग लिख रहे थे और डायरेक्शन हम बना दे रहे थे। अगर आई कैप जे कैप के कैप में लिखना है तो मैंने दो चार्जेस ले लिए, इनका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो मेरे को पता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मैंने एक वैसे ही वेक्टर ले लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन मैच कर जाएगी। तो जब फोर्स की बात करूंगा तो के Q1 Q2 ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने कहा यार वेक्टर बना लेते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर ये है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो डिस्टेंस आ गया उसका स्क्वायर, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे लिखी जाती है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वही इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन ये है, तो बस मल्टीप्लाई करा आंसर आ गया। क्लियर क्लियर, जल्दी से इसको भी लिख लीजिए बेटा, जल्दी से इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं लिखने का, ये डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। अगर एक बच्चा कह रहा है सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन उल्टा होगा, बस माइनस लगा देना, एक्शन रिएक्शन पेयर ना, तो माइनस ऑफ के Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, उल्टा होता है बस, डन, वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगता है जेई वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर पाएंगे, मेरे को बस 5-10 मिनट थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है तो गाना बिल्कुल बनता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी पढ़ी और कई बच्चों ने शायद ग्रेविटेशन 11वीं क्लास में नहीं पढ़ा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अब जरूरी थोड़ा ना दो ही चार्जेस हो, ये दो चार्जेस इनके बीच का फोर्स लिखना है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने की बात है मतलब बहुत सारे अगर चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, मुझे बोला इस Q0 वाले चार्ज पे फोर्स बता दो। इफ देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस है हमारे पास, और हमें नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 अगर चाहिए, ध्यान से सुनना, चार्ज Q0 अगर मेरे को चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान समझना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R1 0 है, 1 और 0 का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R2 0 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R3 0। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इस Q0 पर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे? बहुत सही, वेक्टर लॉज लगने वाले हैं, ठीक है। इस Q0 पर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे, कितने चार्जेस, 3। अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसका जो फोर्स होगा, ध्यान समझना, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 3, तीनों चार्जेस के फोर्स आप लिखेंगे। वेरी गुड। देखो अगर मैं वैल्यू की बात करूं, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1, तो आप लिखते के Q0 Q1 और इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है उसका स्क्वायर। जो सेकंड वाला फोर्स लिखते उसका वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, के Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R0 2 का स्क्वायर, नो डाउट। तीसरे वाले फोर्स को भी आप अलग से निकाल सकते थे, के Q0 Q3 डिवाइडेड बाय R0 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स लिख लिया, इन दोनों के बीच का फोर्स लिख लिया और इन दोनों के बीच का फोर्स लिख लिया। भाई सीधे वैल्यूज को मत जोड़ देना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, आफ्टर फाइंडिंग इंडिविजुअल फोर्सेस, आफ्टर फाइंडिंग इंडिविजुअल फोर्सेस, आफ्टर फाइंडिंग इंडिविजुअल फोर्सेस यूज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 गुना कर देंगे, और जिन्होंने अब ये गलती स्टार्ट कर दी बेटा जेई से बहुत दूर जाओगे, बहुत दूर जाके गिरोगे, ठीक है। मतलब ऐसे कॉलेज में जाके गिरोगे भाई साहब जहां पे पता ही नहीं लगेगा ये कॉलेज है या फिर क्या है। हमें अगर
ध्यान सुनना, इस पर नेट फोर्स चाहिए था, तो ये नहीं सर मैंने इसका फोर्स निकाल लिया, इसका फोर्स निकाल लिया, इसका फोर्स 3 गुना कर दिया, वाह 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 वाह। सर मैंने इसका फोर्स निकाल लिया, इसका फोर्स निकाल लिया, इसका फोर्स, सर तीनों अलग थे, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तो 1 + 2 + 3 कर दिया, वाह 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 वाह। अरे भाई एंगल देखना पड़ेगा, डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी, वेक्टर लॉज लगाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, तो वैसे तो मैं यहां पर लेके आया था वेक्टर्स एडिशन एनालिसिस। क्लियर? सारे बच्चे बताना किस किसने, बस 5 मिनट लूंगा भाई ये। अब आप इसको ट्रिक्स बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, कई लोग इसको ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैंने तो बनाई नहीं है तो मैं नाम वाम तो दूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है, सिंपल सी बात है, काम की चीज है तो चुपके से चुरा ली जाए। किस किस ने वेक्टर्स रिवाइज करा था, जो पुराने अर्जुनास हैं सच बताना, दिल से बताना, किस किस ने वेक्टर्स रिवाइज करा था और ग्रेविटेशन रिवाइज करा था? अब ये देखो कई बच्चों को लगेगा अरे जब क्वेश्चन करेंगे अरे 1 लाइन में हो गया, हाँ स्कूल में मत चिपकाया ना ठीक है बेटा, हाँ 1 ही मार्क मिलेगा फिर 1 लाइन का। यस, याद है, याद है। कईयों ने पढ़ा था, कईयों ने नहीं पढ़ा था, लिख लियो, अगली क्लास में समझा देंगे, एटलीस्ट नोट्स में लिख लियो, ठीक है। अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं भाई, देखो वेक्टर में हमें ये पता हो, अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 + F2 नहीं होगा, इन दोनों के लिए आपको वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F नेट, ध्यान से समझना, F नेट, वो इन दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे, वैल्यू नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू आपने जोड़ दी, जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपने शायद पढ़ा होगा, हाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा अगली क्लास में याद करके आना, इंपैक्ट पता लगेगा। इफ F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मजेदार बात यहां से आने वाली है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मान लो P, तो यही जो रिजल्टेंट होता है दैट इज 2P cos θ/2। ये 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, नहीं आता थोड़ी सी मैथ्स लगा लेना, ठीक है। यहां पर P का स्क्वायर लिख ही दे भाई, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करके जो आएगा भाई कल उसको फिर मजा आएगा, ठीक है। ये आया, फिर अगर आप देखेंगे तो 2P स्क्वायर इंटू 1 + cos θ आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4P स्क्वायर cos θ/2, cos स्क्वायर θ/2, तो 2P cos θ/2 आता है। क्लियर? जो भाई साहब गला फाड़ फाड़ के 11वीं में पढ़ाया था, आज उसको हम यूज करने वाले थे, लेकिन कोई नहीं, समय खत्म हो रहा है, तो जरा ये चीज देख रहा है, इसके अगर दोनों फोर्सेस का, ये आपको नोट डाउन करना है, का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस सेम है, मैग्नीट्यूड, तो जरा देखना उनका रिजल्टेंट होता है 2P cos θ/2। थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्टेंट होगा 2P, ध्यान समझना। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट होगा P√3। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट होगा P√2। जब थीटा की वैल्यू 120 होगी तो रिजल्टेंट होगा P, और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी रिजल्टेंट होगा 0। क्लियर? सर कहां से हो गया भैया? वैल्यू धर दे बस, cos 0 is 1, 2P आ गया, 60 डालोगे cos 30 √3/2, P√3 आ गया, 90 डिग्री डालोगे cos 45 1/√2, P√2 आ गया, cos 120 डालोगे 1/2 तो P आ गया, cos 180 cos 90 हो जाएगा, cos 90 0। अगर आपने ये चीज अगली क्लास में याद कर ली, याद, तो बिलीव मी
आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इनका 4 न्यूटन का होगा, ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है, अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 60 डिग्री पर हैं तो इनका अगर आप रिजल्टेंट बनाएंगे बिल्कुल बीच में, आप सीधे 2√3 कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, एंगल बाइसेक्टर पर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर पर। ठीक है, अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 90 डिग्री पर है मेरे अंटरपंटर, तो इनके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, रिजल्टेंट अगर बनाना होगा तो इसका एंगल बाइसेक्टर पे सीधे 2√2 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर आपका 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 120 डिग्री पर होगा तो बेटा फॉर्मूला नहीं लगाना, रिजल्टेंट इनका बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे 2 न्यूटन का ही होगा। अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 180 डिग्री पर है बेटा तो रिजल्टेंट इज 0, तो इनका रिजल्टेंट आपका नल वेक्टर बनेगा। क्लियर? याद है जिनको, बिलीव मी, अब आपको जो 1 साल हम लोगों ने पहले बीज बोया है ना, कई लोगों को उसमें बीज बोने में मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, सींचना पड़ता है ना, धूप दिखानी पड़ती है ना, वो आपने करी है, अब उसका इंपैक्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा। जिन्होंने नहीं करी है आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इतना ही उनको भी पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही पर्याप्त है सारे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट आज हम लोगों ने खत्म कर लिया, इसके बाद क्वेश्चंस वाले सिलसिला हमारा स्टार्ट होगा, कैटेगराइज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 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 हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो आज का वैसे होमवर्क अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसको होल्ड कर लीजिए फॉर 1 डे। ठीक है, यस, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। गोली दी थी तुम्हें गाने की ठीक है, अरे यार बड़े प्यारे बच्चे, खून पी जाओगे। देखो भाई लिरिक्स, एक बच्चा कह रहा था लिरिक्स की तो भाई साहब सर हालत खराब कर देते हैं, तो मैंने पहली डाउनलोड कर ली थी, मेरे को पता था सीरियस पढ़ाना पड़ेगा, तो सीरियस पढ़ाने के लिए हमारे, देखो हमें सीरियस पढ़ाना है तो बच्चे को मसाला चाहिए। हाँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा है तो पेनल्टी हमको देना पड़ेगा, हम इनका करियर बना रहे तो हम नुकसान कर रहे हैं अपना, है ना भाई। देखो इतना जोर जोर से पढ़ाते हैं ना तो गला खराब हो जाता है, तो आवाज खराब आती है। ठीक है, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको पे चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने, चुप के गाए आधी आधी बाट ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। ठीक है बेटा, यस यस यस, तो पिच ऊपर नीचे चलेगे, तुम हमारे एंटरप्रेन्योर सब तुम्हें पच जाता है। ठीक है, जब इतनी गंदी फिजिक्स हम पढ़ा लेते हैं वो तुम्हें पचा ले जाते हो, तो ये तो पच ही जाएगा ठीक है, बस आप बेटा किसी भी बात का स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये जर्नी बहुत सुंदर रहती है 11वीं 12वीं की, बहुत सारी चीजें लाइफ की आपको सीखने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या आईआईटी में जाके कई, ये बात सच है कि कई बच्चों का सिलेक्शन जॉब नहीं लगती, ये बात सच है बेटा। ठीक है, सिलेक्शन जॉब लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में आपकी डिग्री काम नहीं आती, बिलीव मी। आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सारे फ्रंट्स पर काम करते हैं, बहुत सारे फ्रंट्स पर काम करते हैं। ठीक है, बी इट योर कम्युनिकेशन स्किल, बी योर स्पोर्ट्स स्किल्स, ठीक है, आपका एजुकेशन, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। ये 11वीं 12वीं का जो समय है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप, अगर आपने एक एम बना लिया है कि आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ठीक है,
वो सब कुछ नहीं है, लेकिन यस अगर आपने एम बना लिया तो यस आपको अपने एम के पीछे मेहनत करने का जो जुनून होता है उसको सीखना पड़ेगा। ये 11वीं 12वीं आपको सिखाती है, ठीक है। अपने लाइफ को कैसे स्टेबल रखना है, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस में भी जो बंदा होल्ड कर जाता है ना अपनी पोजीशन, बेटा उसको कोई नहीं हिला सकता जिंदगी में, ठीक है। ये आपको 11वीं 12वीं सिखाएगी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे रॉन्ग एलिमेंट्स भी मिलते हैं कॉलेज में, इवन IITs में, ठीक है। बिलीव मी, मैं भी वहीं पर था, तो मैं कईयों के लिए रॉन्ग एलिमेंट था मजाक कर रहा हूं, नहीं था, हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको वहां पर अपना ग्राउंड रखना पड़ेगा कि आप एथिकली क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर फाइट मारने का, लर्निंग का एटीट्यूड है, तो बिलीव मी इट्स नॉट अबाउट कि आपकी पहली जॉब क्या लगती है, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप कॉलेज से प्लेसमेंट ले भी ना जाने के बाद। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई, देखो टू बी वेरी ट्रू, कई बच्चे कहते हैं कि भाई ये पैसा वो पैसा है ना, इसने ले लिया उसने ले लिया, लेकिन रियलिटी देखें तो आप भी तो पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हो ना। अगर मैं आज कई बच्चों से पूछ लूँ ना कि आप क्यों जाना चाहते हैं IIT में, ठीक है, वन ऑफ द कोर रीजन विल बी योर जॉब। तो उस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम लोग एक अच्छी जॉब के लिए नहीं दौड़ते, सभी लोग दौड़ते हैं और दौड़ना भी चाहिए। एक आपकी लाइफ में एम होना चाहिए, ठीक है, एथिकली एक एम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप उसी दौड़ में, बेटा हम लोग भी आप ही की दौड़ से आए हैं, जिस दौड़ में आप लगे हो ना, हम लोग भी, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही था। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो चीज नहीं समझ आती कि यार क्या मेरे को जॉब चाहिए थी, आप हो सकता है छोड़ दो, ठीक है, आप कुछ अच्छी चीज फाइंड करो। लेकिन वो अच्छी चीज फाइंड करने के लिए जुनून चाहिए होता है, वो आपको 11वीं 12वीं सिखाती है बेटा। वो पैशन के पीछे दौड़ना, वो इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में पढ़ाई करना, हमेशा दिमाग में ये रखना कि नहीं यार मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट द IIT डिग्री, इट्स नॉट अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेज। कई बच्चे हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है UPSC क्रैक कर दे, ठीक है, कोई और स्ट्रीम में जाके। आपके अंदर अगर जुनून है ना बेटा, और अगर आप वो चीज अपने आप को हमेशा होल्ड करवा पाओ, तो आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी की, ठीक है। यस, कुछ बच्चे देखो फिर वही उल्टा फुल्टा। मैं आप सभी लोगों को एक बात बता रहा था कि पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत वे से पैसा कमाना गलत है, ठीक है। आप सभी लोगों को, आप फ्यूचर हैं हमारी कंट्री का, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा कि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी डिग्री के लिए, एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम लोगों ने भी वही सोच के गए थे और आज हम अपनी लाइफ भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन एथिकली आप सभी लोगों को अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कई बार अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार, ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कल क्या हो जाएगा भाई, लेकिन आपको जो आपका मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी है वो उसको आपको फॉलो करना है। क्लियर? क्लियर? यस, क्लियर? लव यू बेटा। मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरी लाइफ में आ जाए। बट मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अगर आपको नहीं समझ आता, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टडी। आपको क्या लगता है कि एक बार पढ़ने पे समझ आ जाता है सारी चीजें? तो आप तो भगवान होते, इतनी छोटी उम्र पे रिसर्च पेपर लिख रहे होते। ये तो रियलिटी है, और जब रियलिटी फेस पर थप्पड़ मारती है ना, तब दर्द होता है। उस दर्द को सहकर आगे बढ़ना है भाई हमें, समझे? यस। तो आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, फिजिकल एजुकेशन में भी, कोई भी ब्रांच हो, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, दिस इज द रियलिटी, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। लेकिन यस, हमारे हाथ में तो मेहनत करना है ना, वो हम नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो हर क्लास में एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, किसी चीज का लोड नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि कोई लाइफ में आपसे आगे निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका टाइम फ्रेम होता है, हो सकता है आप उससे भी आगे जाएं, लेकिन ज्यादा समय के बाद जाएं। तो आपको निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। भाई एंड कर देना।